लोगों ने राम राज्य का सपना कभी नहीं देखा था। देश में देखा था कि सबको समान अवसर, सबको समान न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले। ये सपना उन्होंने देखा था। उन्होंने देखा था कि बाबा साहब का ये पवित्र संविधान इस देश में लागू हो। कौन सा संविधान? कौन सा संविधान? जो सबको बराबरी के अधिकार देता है। अगर आप चाहते हैं कि संविधान की हत्या ना हो, क्या आप मनुस्मृति से जीना चाहते हैं? नहीं। क्या आप ये चाहते हैं कि मनुस्मृति दोबारा लागू हो? नहीं। एक तरीका तो है कि हम तमाम लोगों की बलि ले ली जाए, या हम तमाम लोगों को गोलियों के टोप के आगे खड़ा कर दिया जाए। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तब तो इस देश में सांप्रदायिक गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाला मनुस्मृति संविधान लागू हो सकता है। जबकि अगर बाबा साहब के बच्चे यहाँ तो वो किसी भी कीमत पे देश में लागू नहीं होगा। ना यहाँ जाति धर्म के नाम पे दलित को, मुसलमान को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को बेइज्जत हम लोग होने देंगे, ना किसी को करने देंगे। तो जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब ने भी कहा था कि सत्ता में भागीदारी करने का, राजनीतिक हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। ये तमाम लोग जानते हैं और आप भी लोग जानते हैं। जब जब हम पे मुसीबतें आई हैं, राजनीतिक लोगों ने क्या जवाब दिया है कि ये लोग कौन है, कौन से लोग हैं, और हमारे इनसे कोई रिश्ते हैं या नहीं है। हमने तमाम तरह कोशिशें की और भीम आर्मी के नौजवान गवाह हैं कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव था, एक एक बच्चे ने भीम आर्मी के, और चाहे उपचुनाव लोकसभा का, एक एक बच्चे ने भीम आर्मी के जो है घर से निकलकर खाली पेट जो है, भूखे पेट यहाँ राजनीतिक रूप से जो है बहुजन समाज की एक पार्टी को बल देने का काम किया है, नहीं किया? लेकिन जब हमारे पर मुसीबत आई तो उस पार्टी के नेताओं ने हमें क्या कहा, ये तो आरएसएस के एजेंट है, ये तो कांग्रेस के एजेंट है, ये तो बीजेपी के एजेंट है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे भी कहना पड़ा कि हाँ, गरीब दलितों से आपका कोई ताल्लुक नहीं हो, क्योंकि मैं आपका भतीजा नहीं हो सकता हूँ। आपके पास तो भतीजा है, सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुआ है। जबकि मान्यवर काशीराम के अनुसार बहुजन मूवमेंट में उन्होंने सिखाया था, उनके दिखाए जो आदर्श थे, नौजवान पढ़े और सीखे। तमाम पुराने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा मैं कभी घर नहीं वापस लौटूंगा। ये बात उन्होंने क्यों कही थी आप जानते हैं? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर उसको नहीं तोड़ा जा सकता तो उसके परिवार को टारगेट करके उसको कमजोर किया जा सकता है। ये बात मान्यवर काशीराम साहब जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद घर नहीं लौटूंगा, आज के बाद पूरा समाज ही मेरा परिवार है। और समाज के काम करने वाले बच्चों को जब ये कहा जाए कि भाई ये तो मैं जानती नहीं कौन है, मेरा तो कोई भतीजा नहीं है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे उनका तो कोई भतीजा नहीं, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है जिनके लिए मुझे काम करना है। समझ रहे हैं? मान्यवर काशीराम साहब ने ये भी कहा कि मैं कभी कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा। क्या नहीं बनाऊंगा? अकाउंट। मैं कभी कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा। उसके पीछे उनकी मंशा पता क्या थी? ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं आरएसएस के, ये जो कांग्रेस बीजेपी के षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये हमारे लोगों को पहले पैसे देते हैं, उनके खातों में डालते हैं, उनको महलों के सपने दिखाते हैं, और जब वो महल बना लेते हैं तो उनके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईबी के छापे लगा के उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो काशीराम साहब इस बात को जानते थे कि कल ये मुझे इस पर घेरने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं कभी कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, ना मेरे पास पैसा होगा, ना मुझे मेरे ऊपर ये कोई छापा डाल सकते। ना मैं कोई संपत्ति बनाऊंगा, ना कोई संपत्ति होगी, ना कि संपत्ति की जांच होगी। जबकि काशीराम साहब तो इतने आदर्शवादी थे, वो नेता के साथ, वो रहबर के साथ, वो संत भी थे। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास बहुजन समाज के लोगों को लिए जगाने के लिए बहुत काम है। मैं किसी की शादी में, मैं किसी की सगाई में, मैं किसी के मरने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए, इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, महिलाओं को शासक बनाने के लिए संघर्ष करूंगा, और अपने जीवन के अंतिम समय तक वो संघर्ष करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, ईडी का डर तो नहीं दिखाया जा सकता? नहीं। मुझे जेल, मुकदमों का डर तो नहीं दिखाया जा सकता? नहीं। तो मेरे ऊपर क्या किया जा सकता है? आरोप लगाया जा सकता है। अगर मैं गलत हूं तो आप में से एक भी व्यक्ति सही नहीं है जिसने समाज के लिए कुर्बानी दी है, झंडा डंडा उठा के लाठी मुकदमे से है और जेल काटी है। आप समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, याद रखिएगा मेरी इस बात को। हो सकता है आपसे कभी मुलाकात आगे ना हो, क्योंकि ये आंदोलन का समय है। इस आंदोलन में आज जो मुसीबत आज खड़ी हुई है, वो मुसीबत क्या है?
कि किसानों के लिए अध्यादेश वो काले अध्यादेश जिससे किसान पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा, जैसे अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भारत के लोग थे। यहाँ कोरोना के समय में मजदूरों को इतना प्रताड़ित किया गया, उनको भूख से, प्यास से, जाने के साधन से इतने अभावीन हुए कि वो मरते मरते वहां तक पहुंचे। समझ रहे हैं? यहाँ नौजवानों से रोजगार के अधिकार छीने गए हैं। एक मंत्री जी ये कहते हैं कि हमने कोई ठेका ले रखा रोजगार कर देने का, सरकार किस लिए है? यहाँ जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ बहनें सुरक्षित नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के तमाम रोज रेप, छेड़खानी और तमाम तरह की जो मानसिक प्रताड़ना है उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। यहाँ मॉब लिंचिंग के नाम पे दलित को, मुसलमान को, पिछड़े को मारा जाता है। यहाँ आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती है और हर चीज को सहने की एक सीमा होती है। कब तक आप लोग दूसरों के भरोसे बैठ के और ये सोचते रहे वो लोग आपका काम करेंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा, और अगर आप खुद मैदान में नहीं आएंगे तो फिर आपके अंदर की बुद्धि का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं? तो हमें अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। अब मैं गारंटी देता हूं कि आपके ऊपर कोई ईडी, आईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपको तमाम तरह से आरोप लगा लगा के कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग सिर्फ, मैंने अध्यक्ष जी को भी कहा और आप सबको कह रहा हूं पूरे दावे से, आप लोगों ने 10-10, 20-20 साल अन्य लोगों का साथ दिया, आप मेरा 1.5 साल साथ देते रहो। उत्तर प्रदेश में मैं आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दूंगा, ये मेरा वादा है। सरकार चलाना, सरकार अगर बन भी जाएगी तो चलाने के लिए भी योग्य व्यक्ति चाहिए, और वो लोग चाहिए जिनके दिलों में दर्द हो। समझ रहे हैं? आज तो SC/ST आयोग तो है, लेकिन SC/ST आयोग के जितने मेंबर है तमाम वो प्रकाश के लोग बिठा रखे हैं। जो लोग हम पे अत्याचार करते हैं वो हमारे आयोग में बैठ के सुनवाई कर लेंगे? आपको समझना पड़ेगा, सारे अधिकारी IPS यहाँ से लेके और पूरे उत्तर प्रदेश में 1, 2, 4 को छोड़ के जितने भी जिले हैं, या तो ठाकुर है या पंडित जी हैं। क्या दलितों में इतनी क्षमता नहीं है? ये जो तरह तरह से लेटरल एंट्री कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है प्रमुख सचिव, कमिश्नर बना रहे हैं, जब ये लोग सत्ता में बैठे होंगे तो आपकी सरकार जो कि आपको काम करने नहीं देंगे, तो हमें इस देश के सिस्टम पे कब्जा करना, और कब्जा कैसा कि हमें अब डॉक्टर देश को लगा देंगे, क्योंकि देश हमारा है, उनका इलाज करना। आज से हम लोग इस देश में डॉक्टर हैं और आज से हम इस देश में लगी सारी गंभीर बीमारियों का इलाज करेंगे। आजाद समाज पार्टी, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो सामाजिक भेदभाव हो, और चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, सारी समस्याओं का इलाज करने के लिए हमें उस हर फील्ड का डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे हैं, उनके वंशज हैं। तो क्या हम लोग इलाज करना नहीं जानते हैं? एक गरीब का बच्चा जब उठ के एक गांव से और दिल्ली और दुनिया में अपनी पहचान बनाता है आपके बदौलत, तो दुनिया की पेट में दर्द हो जाता है, और दुनिया प्रयास करते किस तरह से